हाय गाइस, आपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। अच्छा, उससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स तक हमारे टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो चुका था। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमने एक चीज़ देखी थी, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, और किसी एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना वो भी देखा। उसके साथ एक एग्जाम्पल भी देखा था, किसी रॉड की वजह से एक्शियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, किसी एक्सटेंडेड बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, उसमें हमने देखा था कि हमें वहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी। वो जो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला है वो वहाँ पे वैलिड नहीं था, बिकॉज वो जो बॉडी है पूरी एक्सटेंडेड होने की वजह से एक वो डिस्टेंस का इश्यू आ रहा था। फिर हमने उस बॉडी में छोटा पार्ट कट किया, यही किया था, छोटा पार्ट कट किया, उसकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। उसके बाद हमने वैसे छोटे छोटे टुकड़े थ्रू आउट द बॉडी कट किया और देन वो सम अप कर लिया, उसको इंटीग्रेट कर लिया, यही किया था। अच्छा, किसके बारे में हमने देखा था लास्ट टाइम? एक रॉड के बारे में देखा ना। रॉड के कौन से पॉइंट पे देखा था? एक्सियल डिस्टेंस पे देखा था, ठीक है। अब आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आपको अपीयर होंगे। अभी पॉज करके वीडियो को सब क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, सारे क्वेश्चंस में हमें इंटीग्रेशन का काफी यूज होने वाला है। तो पहले मैं आपको दो तीन टर्म जो ज्यादा मुझे यूजफुल है इसमें वो मैं आपको बता देता हूं। आपने एक तो इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं, x की पावर एन dx का इंटीग्रेशन है ना। क्या था रिजल्ट? ऐसा कुछ बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। अच्छा, अगर आपको इस चीज का इंटीग्रेशन करने को बोला जाए कि 1/a² प्लस x² की पावर 3/2 dx, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करें, x की वैल्यू है उसको आप a tan थीटा मान लें, ठीक है। x की वैल्यू a tan थीटा मान ली जाए तो यहां से जो dx आएगा, वो आएगा a sec² थीटा d थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप x की जगह a tan थीटा रख दीजिए और dx की जगह ये टर्म रख दीजिए। तो ये जो टर्म हो जाएगी वो dx तो न्यूमरेटर का पार्ट है, तो a sec² थीटा d थीटा डिवाइड बाई a² प्लस x² की जगह लिखूंगा मैं a² tan² थीटा, ठीक है जी, का पावर 3/2। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब हम इसमें से a² कॉमन ले लेते हैं। a² जब कॉमन बाहर आएगा तो उसका पावर a³ बन जाएगा। कारण देखें कैसे, a² की पावर 3/2 बाहर आ रहा है, a² की पावर 3/2। इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे 3/2 पावर का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब मैं इसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी लिख सकता हूँ, a² की रूट का पावर क्यूब। ये की बात है ना। रूट का मतलब होता है 1/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर अच्छा, इसको तो मैं रिजल्ट में के तौर पे a² का रूट तो a हो गया, बाद में फाइनली वो तो a³ हो जाना है। तो यही बात यहाँ पे भी कह रहा था मैं कि जब a² कॉमन लेंगे तो वो a² कॉमन लेंगे तो 1/2 की वजह से वो a बन जाएगा, फिर 3 की वजह से क्यूब बन जाएगा, a³। डन, ठीक है जी। अच्छा, a sec² थीटा d थीटा अपॉन a³ 1 प्लस tan² थीटा 3/2। कोई दिक्कत वाली बात? 1 प्लस tan² थीटा होता है sec² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा होता है sec² थीटा। अच्छा, sec² थीटा की पावर 3/2 तो sec³ थीटा हो गया। ये तो वही बात हो गई ना जो अभी पहले की a² के लिए, sec² थीटा के लिए भी वही बात कह रहा हूँ।
ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर है, नीचे ए क्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 हो गया सेक क्यूब थीटा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक क्यूब थीटा, सेक स्क्वायर थीटा पूरा करिए और सेक क्यूब थीटा में से सेक थीटा बचा नीचे, जिंदा हो ना। अच्छा, ये हो गया a अपॉन ए क्यूब, तो हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, इसको बाहर ले लिया बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन सेक थीटा होता कोस थीटा, समझ रहे तो, कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन तो साइन थीटा होता ही है, तो इसका फाइनल स्टेप आ जाएगा साइन थीटा। बट ये आसान फॉर्म में आ चुके हम लोग, इसके बाद आप अगला स्टेप कर लेना, इसको रिजोल्व करोगे तो आएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात? तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा कह सकते हो। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अगर इस जैसी मिलती जुलती टर्म आए इस तरह की, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, ये जो पावर 3/2 है, इसको मैं थोड़ा इस तरह से भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि पावर 3, ये भी एक ही बात हुई, आप समझ लीजिए। ये रूट लगाया मैंने, न्यूमरेटर जो ये जो टर्म है ना डिनोमिनेटर की, ये डिनोमिनेटर की टर्म और ये दोनों सेम है। यहाँ मैंने रूट लगाया और यहाँ पे मैंने हाफ 1/2 मेंशन किया, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लेके चलता हूँ। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन मेरा ये है, तो ठीक है। लेना क्या है, वंस अगेन एक्स की वैल्यू आपको ए टेन थीटा माननी, काम वही करना है। तो dx आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऑलराइट, सबकी वैल्यूज रख दो। x की जगह रखा मैंने ए टेन थीटा, ठीक है। dx की जगह लिखा मैंने ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह लिखा मैंने ए टेन थीटा, तो हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब वही काम नीचे तो सेम टू सेम हो गया, क्या आएगा बाहर कॉमन, ए स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है। ए स्क्वायर जब रूट से बाहर निकल रहा था तो ए हो गया था, और वापस क्यूब के साथ ए स्क्वायर हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए क्यूब हो गया, सॉरी। ऊपर क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, नीचे की बात करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आया, मतलब दोनों में से जो कॉमन टर्म है वो बाहर आए, रूट से बाहर आया ए, देन ए क्यूब, और अंदर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वो रूट में है बट फाइनल पावर क्यूब है उसकी, वही काम हो रहा है पहले वाले। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो तो सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आया सेक थीटा, क्यूब के साथ जुड़ा सेक क्यूब थीटा। वंस अगेन सेक क्यूब थीटा नीचे, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, तो 1 अपॉन सेक थीटा हो गया ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इससे ये ए बचा सिर्फ, तो वो 1/a बाहर आ गया, कोई प्रॉब्लम? और अंदर बचा टेन थीटा, तो यही हो गया डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक क्यूब थीटा, सेक थीटा बचा नीचे। अरे कोई दिक्कत वाली बात यार? अच्छा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा को मैं कोस थीटा लिख सकता हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझा? मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, यहाँ पे समझा दे रहा हूं ऑरली। ये जो 1/सेक थीटा है ना, ये सेक थीटा 1/सेक थीटा को मैं कोस थीटा लिख सकता हूं। मतलब मैं यहाँ से सेक थीटा हटाऊं और यहाँ पे कोस थीटा लिख दूं तो गलत नहीं होगा। यहाँ से सेक थीटा हटाया, कोस थीटा पर कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाद में टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अरे यार, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा इंटू ये जो सेक थीटा, जो कोस थीटा न्यूमरेटर में बना, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, और साइन थीटा डी थीटा रह गया। मतलब सिंपलेस्ट टर्म आ गई इसकी,
इसको रिजोल्व किया तो क्या है साइन थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत वाली बात। और इसको जो सॉल्व करोगे आप तो आएगा माइनस का कोस थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस थीटा। समझ में आया नहीं समझा यार? श्योर। मतलब उसको इंटीग्रेट करके अगर मेरे को लिखने क्या बोलेंगे तो मैं उसको लिखूंगा 1/a² इंटू साइन थीटा, और इसको आप इंटीग्रेशन करने की बात करोगे तो मैं लिखूंगा 1/a माइनस कोस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो याद रखना, मतलब जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो, और इसको रिजॉल्व करेंगे तो, इसको रिजॉल्व करेंगे तो 1/a²। अच्छा लिख लें आप लोग, सीधा डायरेक्ट लिख लें। इस टर्म को रिजॉल्व करके यहां तक लाया जा सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि यहाँ पे जो पावर्स होंगे ना वो भी चेंज हो जाए, मतलब जो लिमिट्स होंगे ना, अगर लिमिट्स हो तो वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ एक्स के टर्म में होगी, यहाँ थीटा के टर्म में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट के लिए आप अलग से, उसकी एक अलग ही थ्योरी है कैसे उसको चेंज करते हैं, बट मैं एक जनरली आपको यहाँ से यहाँ तक, हालांकि इसको वापस लिमिट चेंज नहीं करना चाहते हो तो साइन थीटा तक आने के बाद में थीटा को रिटर्न कन्वर्ट कर लो। ठीक है, हाँ, जो बच्चे पहले से इंटीग्रेशन को जानते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? डन, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जनरली 1 हो दिस टर्म, तो मैं लिख सकता हूँ 1/a² cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ, और दिस वन कैन बी रिटन एज 1/a sin थीटा डी थीटा। यहाँ 1/a है या 1/a² है, इस तरह से। ओके, अब मैं इस जो मैंने अभी जो समझाया है इंटीग्रेशन, उसको मैं अपने टॉपिक में यूज करने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है, वहां पे मैं करने वाला नहीं हूँ अलग से सेपरेट इतना लंबा चौड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ कि भाई, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ठीक है, बट कहां पे पूछा? किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं पूछा, जनरल पॉइंट बताओ, मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया उन्होंने। अब मैं भी रैंडम ले लेता हूं। जो उनका जॉब है वो ये कहना चाहते हैं, कोई रैंडम यहां ले लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? अच्छा यहां बताओ ये पॉइंट कहां है, वो कुछ तो डिस्टेंस मेंशन की होगी, अभी देखते हैं वो क्या दिया उन्होंने दिया है कि ये जो पॉइंट है इस साइड से ना, इस साइड से φ1 एंगल बना रहा है, और जो इस साइड से है वो φ2 एंगल बना रहा है। ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, जनरल पॉइंट हो गया बिल्कुल। φ1 φ2 कुछ भी डाल सकते हो, समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट इस एंड से φ1 एंगल बना रहा है वर्टिकली, और इस एंड से φ2, ये इंफॉर्मेशन दी। और ये जो डिस्टेंस दी है इस पॉइंट की, ये डिस्टेंस दी है r। अरे यार कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। ठीक है, तो मुझे बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ऑलराइट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना मुझे। चलो r डिस्टेंस में। अब आपको पता है कि ये जो चार्ज रॉड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला है kq/r², में तो इतना ही जानता हूं, बट दैट इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ये है एक्सटेंडेड बॉडी, तो इसमें पहले एक पॉइंट काटना पड़ेगा आपको। पॉइंट काट लिया। कितनी इसकी लेंथ है? बहुत छोटी लेंथ है, पॉइंट है बोलो तो dx होगा। ओके, और यहां से इसकी जो काटा कहाँ, x दूरी पे, x डिस्टेंस पे मैंने काटा dx लेंथ। अरे समझ रहा है कि नहीं? ठीक है जी। इतने से चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मैं कहूंगा कि इसकी वजह से जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली बात तो इधर होगा, और छोटा चार्ज होने की वजह से उसको मैं DE लिख सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा है? श्योर? अगर वो विजिबल नहीं है तो वो DE लिखा है मैंने। ठीक है, अच्छा जी। इस पे जो अच्छा, इस DE की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? DE लिखा जा सकता है K dq/, इस डिस्टेंस को कुछ मान लिया जाए,
एल मान लिया जाए, एल मान लिया जाए तो मैं एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? श्योर, वेरी गुड। तो ये जो डी की वैल्यू है वो के डी क्यू बाई एल स्क्वायर कैसा आया? मैंने छोटा सा पार्ट काटा जिसमें मैंने चार्ज डी क्यू एज्यूम किया और के डी क्यू बाई एल स्क्वायर। अच्छा, ये जो डी क्यू एज्यूम किया है उसको मैं डी क्यू को लिख भी सकता हूँ यहाँ पे, वेयर डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डॉट डी एक्स। टर्म को समझिए, ऐसा क्यों लिखा मैंने, लेमडा डॉट डी एक्स क्यों लिखा? लेमडा बोलो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है आपको। भाई कुछ तो देना ही पड़ेगा, ये चार्ज कितना वो तो देगा ना, तो इस पे चार्ज जो दिया है वो दिया है पर यूनिट लेंथ पे एल मतलब लेमडा चार्ज है। लेमडा देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये यूनिट लेंथ पे चार्ज है, समझ में आ रहा है ना? सो लेमडा इंटू डी एक्स, डी एक्स क्यों? क्योंकि यूनिट लेंथ पे अगर लेमडा चार्ज है तो इतू से लेंथ, तो डी एक्स लेंथ पे कितना होगा? लेमडा डी एक्स होगा, तो डी क्यू की वैल्यू बदल गई। अरे कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को वापस मॉडिफाई करके भी लिख सकता हूँ के लेमडा डी एक्स बाई एल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात? अब सोचिए कि ये जो ई है इस पॉइंट पे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर एक इधर, ठीक है? तो ये इसको थीटा मान लिया जाए अगर, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसका नाम होगा डी कोस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा उसका नाम होगा डी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, ये थीटा माना मतलब ये भी थीटा हो गया। अरे हाँ ना बोल यार, समझ में आ रहा है ना? डन, ओके। अगर मुझसे कोई बोलेगा कि हाँ कोस थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, तो आप 1 मिनट के लिए उसको कोस थीटा साइन थीटा को लिख भी सकते हो। कोस थीटा को आप लिख सकते हो कोस थीटा। कोस थीटा क्या लिख सकते हो? ये ट्राइंगल मान लीजिए ना, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से देखिए कोस थीटा क्या होगा, थीटा के सामने ऑपोजिट है तो एडजेसेंट ये हो गया, तो कोस थीटा की वैल्यू हो गई एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस आर बाई एल। नहीं प्रॉब्लम है। साइन थीटा की वैल्यू पूछ ले तो वो क्या होगी? एक्स बाई एल। समझ में नहीं आ रहा लगता? एक्स बाई एल, तो ये कहीं जरूरत पड़ जाए क्योंकि यहाँ साइन थीटा कोस थीटा दिख रहा है मेरे को, इसलिए मेरे को साइन थीटा कोस थीटा वैल्यू लिख के रखनी चाहिए, आर बाई एल और एक्स बाई एल, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ना बोल यार, सब ठीक चल रहा है? चलो तो शुरू कर लेते हैं। ये क्या है? y डायरेक्शन में, और ये क्या है? x डायरेक्शन में, है ना? इस छोटे से DE का x कंपोनेंट हो गया ना, और ये क्या हो गया? y कंपोनेंट। अच्छा, तो मुझे इस रॉड की वजह से y की डायरेक्शन में E कितना वो निकाल लेना चाहिए पहले, क्योंकि मेरे को DEY मालूम है। अगर आपको कोई बोले कि सिर्फ ऊपर कितना E है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों डायरेक्शन में E है ना, तो दोनों डायरेक्शन के मैनुअल निकालने पड़ेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो y डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए EY, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो DEY मैंने इंट्रोड्यूस किया उसको इंटीग्रेट कर लूं मैं? अरे बोलो यार। अच्छा, यहाँ पे ये जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी वो एक इंफॉर्मेशन ये भी दी है कि जो आपको फाइनली जो काम करना है, ये वाला जो एंगल दिया उन्होंने, ये वाला एंगल ये दिया है 5-1, और ये वाला जो एंगल दिया है ये दिया है 5-2, ये दिया है 5-2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाला एंगल 5-1 और ये वाला 5-2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। DEY मतलब जॉब समझ में आ रही है? y डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। अच्छा, वो जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने फिलहाल लिख भी दिया था, कितना है? DE कोस थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है जी, ओके। DE की वैल्यू बताइए मेरे को। DE की वैल्यू क्या है? DE की वैल्यू k लेमडा x dx, तो k लेमडा dx कोस थीटा अपॉन एल स्क्वायर। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्योर, लिखिए जरा। कोस थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? आर बाई एल, आर बाई एल के लेमडा डी एक्स आर बाई एल क्यूब हो गया नीचे, ठीक है?
अच्छा, जो इसमें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे ना हम लोग। नहीं समझ में आ रहा है? श्योर। पहले जो कांस्टेंट में बाहर आ जाती है फिर तो इंटीग्रेशन। तो इसमें dx और जो वेरिएबल है वो अंदर रहेंगे ना, जो d के साथ एसोसिएटेड टर्म है वो, d के साथ एसोसिएटेड टर्म वो, और जो वेरिएबल है वो अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे कौन वेरिएबल दिख रहा है तुम्हें? k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r जो भी डिस्टेंस है वो फिक्स। ठीक है, ये तीन लोग फिक्स है, बाहर आ जाएंगे। अंदर कौन बचेगा? dx अपॉन एल क्यूब। अरे ठीक चल रहा है सब? ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जो अंदर बचेगा उनको लिख देता हूँ। हाँ, dx बाई एल क्यूब। और बाहर कौन आया? के लेमडा आर, के लेमडा आर। सब ठीक चल रहा है? चलिए जी, एल क्यूब को क्या लिख सकते हैं? क्या है एल क्यूब? एल क्यूब, एल क्यूब, एल क्यूब, एल की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है कि नहीं? क्या मैं एल बराबर, क्या मैं एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? तो मेरे को लिख देना चाहिए यहाँ पे। तो एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, बट यहाँ पे क्यूब है। ठीक चल रहा है सब? कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? अब जो बात मैंने अभी समझाई थी आपको थोड़ी देर पहले कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वही की वही टर्म दिख रही है। dx बाई आर ए, कुछ भी हो, पीछे नहीं पड़ेगी सर, यही था। हाँ, तो ये कांस्टेंट है मतलब। तो dx बाई कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो के लेमडा आर तो ठीक है, अपनी जगह है ये। इसको मैं लिख सकता हूं, इस टर्म को dx बाई, याद होगा आपको, इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है? डिवाइड बाई वो जो कांस्टेंट था ना उसका स्क्वायर। नहीं समझ में आया? उसका स्क्वायर। तो कांस्टेंट यहाँ पे आर है, तो आर स्क्वायर। याद है कुछ? पक्का? तो cos थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर, वहां पे था cos थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर, क्योंकि वहां पे यहाँ पे ए टर्म थी। ठीक है, डायरेक्ट। अच्छा, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? माइनस। अच्छा, ये जो थीटा मैंने लिया, ये थीटा मतलब ये जो सैंपल कट किया, सैंपल कहां से कट करना शुरू करोगे? यहां से शुरू करोगे? कहां तक करोगे? यहां तक। तो मतलब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होगी? -φ1। अच्छा, ये जो एंगल होता है ना, ये -φ1 होता है, और ये वाला प्लस में लिया जाता है। समझ में आया? ऐसा पॉजिटिव, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव होता है, और जो क्लॉकवाइज होते हैं ना वो नेगेटिव एंगल लिए जाते हैं, यही ना? तो -φ से φ2 तक सब ठीक चल रहा है? इंटीग्रेशन की रेंज समझ में आ रही है क्या? कहां से कहां तक किया? ठीक है जी, चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पहले। 4 स्क्वायर बाहर आ गया, वो तो कांस्टेंट है ना भाई, वो तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, और cos थीटा जो डी थीटा है उसका इंटीग्रेशन होता साइन थीटा। सब ठीक? -φ1 प्लस का φ2। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जी। अच्छा, इसको तो मैं सेटल आउट कर सकता हूँ। ये आर हट गया, नीचे आर बचा। कैसा लगा? अच्छा, बहुत सुंदर। साइन φ2 माइनस साइन, ठीक, साइन माइनस थीटा होता माइनस साइन थीटा। अच्छा, छोटी छोटी बातें पता है कि नहीं है? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, पता है ये? तो उस हिसाब से तो माइनस बाहर आ गया, तो प्लस बन गया। तब तो फिर सब पर प्लस की टर्म हो गई ना, ये तो अंदर कुछ माइनस का बचा ही नहीं। तो फाइनली मेरे पास जो ई वाई आया वो आया के लेमडा बाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। सब ठीक? वेरी गुड। अच्छा, ये आ गया आपके पास y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसकी बारी है? x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेट किया जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन,
Ex that is this one. बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, लिख लिया जाए। क्या है? डी ई एक्स डी ई कोस्ट डी ई साइन थीटा। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, इसमें सब समझा दिया हूँ। डी की जगह लिखते थे के लैम्डा डी एक्स, के लैम्डा डी एक्स बाई एल स्क्वायर, के लैम्डा डी एक्स बाई एक्स एल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू लिखी मैंने? डी की। पहले तो देखो डी ई एक्स है क्या? डी ई साइन थीटा है, डी की जगह मैंने रख दिया। अब बात करूंगा साइन थीटा की। साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स बाई एल। अरे यार तू समझ नहीं रहा है, एक्स बाई एल, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, के लैम्डा ही बाहर आएगा मात्र, समझ में आया नहीं है? के लैम्डा आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? डी एक्स एक्स डी एक्स, ऊपर एक्स डी एक्स बचा, नीचे क्या है? एल क्यूब। अच्छा एल क्यूब तो वही बात हो गई, एल क्यूब के बारे में वही है ना। तो एल क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूं और इसका इंटीग्रेशन बताया था मैंने। अच्छा इंटीग्रेशन क्या? इसको रिजॉल्व करने पर क्या टर्म आ रही थी? इसको रिजॉल्व करने पर आ रही थी साइन थीटा डी थीटा। क्या आ रही थी? साइन थीटा डी थीटा अपॉन टर्म आ रही थी साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ रही होगी, आर आ रही थी, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा अपॉन ए थी वहां पे, और यहाँ पे मैंने आर इसलिए लिखा बिकॉज ये आर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा अगर इसको प्रॉब्लम है तो जस्ट थोड़ा पहले जाके देख लो मैंने इसको कैसे किया था, इसको कैसे रिजॉल्व किया। यही टर्म को मैंने कहा इसको रिजॉल्व किया, यहाँ तक आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, हाँ ना बोल। अब अच्छा रेंज तो लिखनी पड़ेगी, -φ1 से φ2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, और ये आर बार आ गया। अब आप बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। इसको जो है सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, माइनस cos φ2, देन माइनस, फिर माइनस, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माइनस cos φ2 माइनस, फिर माइनस cos माइनस φ1, माइनस cos माइनस φ1। समझ में आ रहा है? श्योर? माइनस माइनस हो गया प्लस, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, करेक्ट। तो अंदर वाले माइनस तो मीनिंगलेस हो गए। तो क्या रिजल्ट बना? cos φ1 माइनस cos φ2 लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया मेरे लिए वो आया k लैम्डा बाई आर, ठीक है, और cos φ1 माइनस cos φ2, ठीक है। ये बात आ गई, ये है मेरा Ex। समझ में आया? श्योर? ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन को और पढ़िए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। पहले तो बोला कि क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिखा है कि किसी भी जनरल पॉइंट पे बताओ। मैंने कहा लो जी हो गया, ई वाई इतना है, ई एक्स इतना है। अब बोला कि कुछ केसेस दिए इन्होंने जो केसेस दिए, इन्होंने बोला कि इन पर्टिकुलर केसेस के साथ डील करिए। क्या केसेस है? पहला केस ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्विलेटरल पॉइंट। इक्विलेटरल पॉइंट समझते हो? इक्विलेटरल पॉइंट का मतलब होता है सेंटर से यहां पे, मतलब ये जो जनरल पॉइंट है ना, वो इक्विलेटरल पे आने का मतलब है φ1 और φ2 दोनों बराबर हो जाएंगे। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं यार। मैं इक्विलेटरल पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं। सेंटर से r डिस्टेंस पे, इसे बोलते हैं इक्विलेटरल पॉइंट। समझ में आया ना? तो उस परिस्थिति में क्या बोलोगे आप कि φ1 और φ2 दोनों बराबर हो गए यार? अरे बोल मेरी बात, समझ में आ रहा है तेरे को? श्योर?
तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, सिर्फ फॉर्मूले में रख दो। अरे φ1 की जगह भी फाइ रख दो और φ2 की जगह भी फाइ रख दो, भाई दोनों एंगल बराबर हो गए, तो φ1 इज फाइ, φ2 इज फाइ, तो उस सिचुएशन में क्या रिजल्ट आएगा, फर्स्ट का आंसर होगा k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर साइन फाइ प्लस साइन फाइ, क्या आया 2 साइन फाइ, ये पहले का आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर होगा। ई वाई आया ये, और ई एक्स तो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, cos फाइ माइनस cos फाइ जीरो हो गया ना, तो ई एक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात मैं डिस्कस करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ऐसा ईयर था जिसमें इन्होंने इक्विलैटरल पॉइंट पर तो जरूर पूछा था, बट इन्होंने वो एंगल नहीं दिया। ये तो तब होता है ना जब एंगल दिया जाए, तभी इसमें रिजल्ट दे सकते हैं हम लोग। उन्होंने क्या दिया मालूम है, लेंथ दे दी। उन्होंने क्या बोला कि लेंथ इस रॉड की एल है और इस रॉड पे जो चार्ज है वो क्यू है। देखना मतलब डेटा क्या दिया था, रॉड पे जो चार्ज, मतलब लेमडा भी नहीं दिया उसने कि यूनिट लेंथ पे क्या चार्ज है वो भी नहीं दिया। उसने बोला कि चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दैट रॉड इज क्यू, लेंथ ऑफ दैट रॉड इज एल, एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विलैटरल पॉइंट। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहली बात तो लेमडा की जगह आप उस सिचुएशन में लेमडा की जगह ऐसे लिख सकते हो क्यू बाई एल, है ना? क्यों भाई, टोटल चार्ज क्यू है, टोटल लेंथ एल है, तो लेमडा क्यू बाई एल हो गया। समझ आया नहीं है? तो पहली बात तो मैं जो है लेमडा की जगह लिख दूंगा क्यू बाई एल। अब बात आती है, टू तो बाहर ले लो, अब बात आती है साइन फाइ की। साइन फाइ ऐसे निकाल सकते हो, यही फाइ हो गया, लेकिन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इस लेंथ को आर दिया था और उसने इस लेंथ को एल बाई टू दिया। सोचो कैसे, अरे नहीं समझ में आ रहा यार, श्योर। तो आप सोचिए कि साइन फाइ क्या लिखा जा सकता है, जो लेंथ है हाइपोटेनस की लेंथ क्या लिखी जा सकती है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो यही होता है ना। तो ये वाली जो लेंथ है वो मालूम हो तो साइन फाइ की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। साइन फाइ की क्या वैल्यू हो सकती है, साइन फाइ की वैल्यू होगी ऑपोजिट एल बाई टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 का रूट। होप सो समझा होगा, श्योर। अच्छा, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एल स्क्वायर बाई 4, तो ये 4 इधर आने के बाद कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 4, तो ये 4 इधर लिखने के बाद कॉमन हो जाएगा, तो वो बाहर रूट से बाहर आएगा तो बाई 2 में आ जाएगा, और बाई 2 और ऊपर भी बाई 2, फाइनली वो कट जाएगा। आप समझे होंगे, डायरेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे एल स्क्वायर बाई 4 था, उस 4 को मैंने इधर लेके कॉमन डिनोमिनेटर बना दिया, वो रूट से बाहर आया बाई 2 हो गया, एल बाई 2 और बाई 2 कट गया, तो फाइनल रिजल्ट ये है। तो उसका फाइनल रिजल्ट ये आना था, जिस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन डिजाइन किया उसके हिसाब से ये आंसर आना था। ठीक है, उन्होंने दिया क्या था, एल और क्यू दिया, लेंथ ऑफ दैट, मतलब फाइन ही दिया उन्होंने, जिंदा है कि नहीं है। ठीक है जी, तो ये दो चीजें आप ध्यान दें जरा। अब एक और, उसके अंदर केस 1 डिस्कस हुआ, अभी तो केस 2 की बात करा जाए। केस 2 क्या बोल रहे हैं कि अगर ये रॉड जो है वो बहुत लंबी हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने बोला कि आपने जो काम किया है आप कुछ केस डिस्कस कीजिए। उसमें पहला केस था कि इक्विलैटरल पॉइंट पे बताइए, और दूसरा केस है कि अगर हम इस रॉड को बहुत लंबी कर दें, मतलब इधर भी इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, तब क्या होगा, तब तो φ1 भी ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। अरे यार, अभी तो इतनी लंबी चीज को, अभी सोचो कि आप एकदम किसी लेंथ के पास में एक आर डिस्टेंस पे खड़े हो, बट वो लेंथ बहुत लंबी है, तो आपको उसको देखने के लिए ऑलमोस्ट 90 डिग्री तो टर्न करना ही पड़ेगा। तो इतना लेंथ हो गया अगर, तो φ1 एंड φ2 दोनों ही 90 कंसीडर होंगे। हाँ ना बोले यार, श्योर। तो φ1 और φ2 दोनों ही 90 कंसीडर किए, तो φ1 भी 90 रखो, φ2 भी 90 रखो, तो sin 90 प्लस sin 90 2, समझ नहीं रहा है, और 2 इधर आएगा 2 k लैम्डा बाई आर। बस सेकंड का आंसर लिखने जा रहा हूं मैं। किन केस,
ये जो रॉड थी ये इनफाइनाइट लेंथ इधर भी हो गई और इनफाइनाइट लेंथ इधर भी हो गई, तो ये जो यहां से जो φ1 और φ2 जो डिस्कस किए, यहाँ पे φ1 भी 90 हो जाएगा और φ2 भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में EY की बात करा जाए तो k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 90, 2k लैम्डा बाई आर, EY आया 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। और EX कितना आएगा 0, ठीक है। तो आगे कहीं जरूरत पड़े इस टर्म की, ऐसा डायरेक्ट ओरली, मतलब ओरली कोई पूछे कि बहुत लंबा वायर है, बहुत लॉन्ग थ्रेड है, इनफाइनाइट लेंथ का थ्रेड है, उस आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, फील्ड स्ट्रेंथ, सीधा आप आंसर देंगे 2k लैम्डा बाई आर। समझ नहीं रहा है, जरूरत पड़ेगी इस बात की, मैं पहले बताता हूँ, आगे का क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आएगी इसकी। इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ का जो कंडक्टर है उससे आर डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो डायरेक्टली कैन बी रिटन एज 2, अच्छा किधर होगा, इधर होगा। EY है ना, EX तो 0 है, तो पूरा पूरा वाई डायरेक्शन में है। समझ में नहीं आ रहा यार, पक्का कोई दिक्कत वाली बात? हाँ, ये चाहे तो इसको नोट डाल के लिख ले कि इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर, है ना। अच्छा, अब तीसरे केस की तरफ चलते हैं। तीसरे केस में लिखा सेमी इनफाइनाइट लेंथ हो, तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझो आप, सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये जो रॉड आपने अभी डिस्कस की थी, इधर से तो वो इनफाइनाइट लेंथ पे है और इधर पे वो यहाँ, मतलब जो आर पॉइंट है वो यहाँ पे है, मतलब एक एंड के पास में है आर पॉइंट, 90 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर जो है वो एक एंड के जस्ट पास में और दूसरा एंड इनफाइनाइट लॉन्ग है। आप सिचुएशन समझ नहीं पा रहे। φ1 कितना कंसीडर करेंगे 0, φ2 90, अरे नहीं समझ में आ रहा है, φ1 कितना कंसीडर करेंगे 0, φ2 कितना कंसीडर करेंगे, तो इस केस में तो साफ दिख रहा है कि φ1 0 एंड φ2 90, तो EX पहले EY निकाल लो, कितना आएगा, EY यही है, साइन φ1 साइन 0 प्लस साइन 90, तो ये तो 1 हो गया अंदर वाली टर्म, तो 1 हो गया तो k लैम्डा बाई आर, एंड EX देख लो, EX कितना आएगा, cos 1 cos 0, cos 0 होता 1 माइनस cos 90 होता 0, तो ये भी तो 1 ही आ गया, तो यहां पे भी k लैम्डा बाई आर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, EX EY दोनों सिमिलर है और दैट इज इक्वल टू k लैम्डा बाई आर। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ, कोई दिक्कत नहीं समझाया? अच्छा, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।